हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीए प्रोग्राम में 5th सेमेस्टर का जो पेपर है ना, वो है 20वीं सदी में विश्व इतिहास के मुद्दे फर्स्ट से यहाँ पे मतलब है कि ये जो पेपर है वो पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, युद्ध के क्या कारण थे और युद्ध के परिणाम क्या क्या थे। तो इसमें हम सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे एज अ भूमिका। तो इसमें हम ये मेंशन करेंगे कि ये युद्ध कब से कब तक चला था, ये युद्ध किन किन देशों में या फिर गुट में या फिर खेमों के बीच में हुआ था, इसमें कितने सैनिक मारे गए थे। ठीक है, और इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, ये सब चीज़ हम इसमें मेंशन करेंगे। फिर हम आएंगे युद्ध के कारण में। देखिए दोस्तों, कोई युद्ध हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हो, तो उसके पीछे एक कारण होता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने के पीछे भी एक कारण है कि हमें पढ़ के अच्छा बनना है, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये कारण हुए। तो वैसे ही युद्ध के कारण भी थे। उसके बाद मैं बताऊंगी युद्ध के परिणाम के बारे में। तो देखिए, जैसे कि कारण के लिए मैंने बोला कि किसी भी चीज़ का एक कारण होता है। तो जो चीज़ हम करते हैं उसका एक रिजल्ट निकल के आता है। जैसे हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड हुआ उसका जो परिणाम था वो 3 स्तर पे देखा जाता है। उसमें पहला आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम दूसरा, और तीसरा सामाजिक परिणाम। इससे भी मैं डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे कि ये जो युद्ध था वो एक वैश्विक युद्ध था जो कि 1914 से 1918 तक चला था। इस युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। मतलब माना जाता है ना दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि ये जो युद्ध हुआ, मतलब इससे खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता, इसके आगे और भी कोई युद्ध हो ही नहीं पाएगा, ये लास्ट है जो भी है। ठीक है, इसे इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक कहा जाता है क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 74,187 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। ठीक है, अब हम युद्ध के कारण पे आएंगे। तो युद्ध का पहला कारण था जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया, नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति स्टार्ट कर दी, जो कि इनका मेन मोटिव ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, वैश्विक तौर पे अपना विस्तार करें। ठीक है, तो वर्ष 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू कर दी जिसने जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए। ठीक है, अब जो जर्मनी का जो नया सम्राट था विल्हेम द्वितीय, उसने जो अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की ना, उससे जो जर्मनी था वो वैश्विक तौर पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आया। ठीक है, अब ये शक्ति इसकी उभर रही थी, तो जो यूरोप में जितने भी देश थे उन्होंने उनके दिमाग में क्या आया कि जर्मनी है ये फ्यूचर के लिए एक खतरा साबित हो सकता है, पूरे यूरोपीय देशों के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो स्थिति थी ना वो अस्थिर हो गई। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, परस्पर रक्षा सहयोग। ठीक है, तो संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्रों ने आपसी रक्षा के सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली। इन संधियों का सीधा अर्थ था कि यदि यूरोप में किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है ना, तो जो उस संधि में जो राष्ट्र हैं वो उस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ देखी जाती है कि इसमें इन्होंने त्रिपक्षीय संधि की जो कि 1882 में हुई थी। ठीक है, और दूसरा जो है त्रिपक्षीय सौहार्द जो कि ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार जो था ना, यूरोप में 2 प्रतिद्वंदी समूह बन गए थे। ठीक है, जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तो तनाव तो होना ही था। अब तीसरा है साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोप देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। ठीक है, इसमें क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण जो था यूरोप देशों के बीच में क्या हुआ था, विवाद स्टार्ट हो गया था, मनमुटाव स्टार्ट हो गया था। तो जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवाद दौर में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची थी। ठीक है, तो जर्मनी और इटली जो था उनके लिए कोई चांस ही नहीं था
कि वो इस उपनिवेशवादी दौर में अपना विस्तार कर पाएंगे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो जर्मनी और इटली थी, उन्होंने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हमें भी अपना विस्तार करना चाहिए, तो इन्होंने नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना। तो उन्होंने ये कहा कि जो दूसरे राष्ट्र के जो उपनिवेश है ना, मतलब कि कोई अलग देश है, उनका जो उपनिवेश है, औपनिवेशिक जो देश है, उन पे बलपूर्वक अपना कब्जा कर लेना। ठीक है, तो बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसने समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में ढकेलने की मदद की। अब प्रतिस्पर्धा आई, प्रतिद्वंदिता आई, तो कंपटीशन भी आया। प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन एक ही होता है वैसे तो जब ये हुआ ना, तो आपसी तनाव स्टार्ट हो गया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध, मतलब कि इस कारण भी ये जो साम्राज्यवाद था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण माना जाता है। ठीक है, सैन्यवाद। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है, जब प्रतिस्पर्धा चल रही है तो वो लोग हथियारों की भी दौड़ करेंगे कि किसके पास ज़्यादा हथियार हैं, क्योंकि इन्हें पहले से ही संभावना लगने लगी थी कि युद्ध होगा तो हथियार की ज़रूरत तो पड़ेंगे। तो सामने वाले देश के पास अगर इतने हथियार है तो मेरे पास इससे ज़्यादा होने चाहिए ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। तो इससे क्या हुआ कि हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। वर्ष 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो 1914 में ना जो जर्मनी था, उन्होंने मतलब कि उनके सैन्य निर्माण में वृद्धि हुई। उन्होंने ज़्यादा सैनिक इकट्ठे कर लिए, उन्होंने हथियार बना लिए। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समयावधि में अपनी नौ सेनाओं में काफ़ी वृद्धि की। ठीक है, तो जो ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने ना कि जो चल रहा था जो टाइम पीरियड, उसमें अपना विस्तार किया, सेनाओं में और हथियारों में काफ़ी वृद्धि की। सैन्यवाद की दिशा में इस वृद्धि ने युद्ध में शामिल देशों को आगे बढ़ने में मदद की। ठीक है, अब आएगा राष्ट्रवाद। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी, चूँकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगे तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। अब जब तक जो बाल्कन क्षेत्र था वो तुर्की के साम्राज्य में था, तो वो खुद को मतलब मजबूत समझता था, लेकिन जब ये जो तुर्की साम्राज्य ही कमज़ोर पड़ने लगा तो बाल्कन के अंदर मतलब स्वतंत्रता की भावना जागी, उन्होंने स्वतंत्रता की मांग कर दी। ठीक है, बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे, और बहुत हद तक उनकी इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद युद्ध का कारण बना। रूस का मानना था कि स्लाव यदि ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो वह उसके प्रभाव में आ जाएगा। यही कारण है कि रूस ने अखिल स्लाव अथवा सर्वस्लाववाद आंदोलन को बल दिया। इससे यह साफ हो जाता है कि रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संबंधों में कटुता आई थी। कटुता यानी कि मनमुटाव आया था, दुश्मनी सी छिड़ गई थी। इसी तरह से और भी बहुत से उदाहरण रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को उग्र बनाते हुए संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल है सर्व जर्मन आंदोलन। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद ही नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने में सहायता कर सके। यानी तब तक ना तो यूएन था ना ही यूएनओ था। ठीक है, उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ या फिर युद्ध होता है ना, तो उसका एक रिसेंट रीज़न होता है जिससे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। ठीक है, अब जैसे हमें कुछ बनना है तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारे अंदर पढ़ने की भावना जगी। ठीक है,
हम पढ़ना चाहते थे, इसलिए हमने उसके आगे प्रयास किए कि हम पढ़ के अच्छे बने। तो उसका जो क्या है, इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिसेंट रीजन था वो क्या था, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। अब इसमें क्या है, जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवो का दौर कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक सर्बियाई व्यक्ति जिसका यह सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है, उसने क्या कि आर्कड्यूक की हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप जो था गुस्से में आ गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि अगर वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों का दमन करेगा, यानी अपराधियों को सजा देगा। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों में के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया। उसका परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संधि हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों की रक्षा के लिए समझौते किए हुए थे, ठीक है। युद्धों के दौरान कुछ प्रमुख युद्धों की मारने का प्रथम युद्ध, सोम्मे का युद्ध, टेनबर्ग का युद्ध, गैलीपोल का युद्ध और वर्दुन का युद्ध आदि शामिल थे, ठीक है। अब हम आते हैं युद्ध के परिणाम में। तो इसका पहला जो आर्थिक परिणाम था वो इस तरीके से था कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हो गया था। जाहिर सी बात है, हथियार बना रहे हैं, सैन्यवाद कर रहे हैं, तो उसमें पैसे लगेंगे, और जो भी नुकसान हो रहा है उसमें भी पैसे लगेंगे। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च कर दिया था, ठीक है। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा था। उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीजों हेतु भी अपार धन व्यय किया। इस स्थिति ने युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया, ठीक है। अब राजनीतिक परिणाम पे आते हैं हम। तो इसमें है, प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के साम्राज्य चार्ल्स और ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि जब ये जो अच्छे अगर राजा होते, अच्छे शासक होते, तो ये युद्ध की स्थिति आती ही नहीं, ठीक है। अब लोगों के अंदर जो था अराजकता आ गई, उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन कर दिया होगा, तो इन्हें क्या हुआ, उन्हें पद छोड़ने पड़े अपने, ठीक है। प्रथम विश्व के युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अब जो युद्ध के कारण जो उपनिवेशिक राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हो गए, तो इससे क्या हुआ, जो मैप था ना उसमें चेंज आया कि जो राष्ट्र पहले मिले हुए थे किसी और में, वो स्वतंत्र हो गए। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहां भी परिस्थिति बदली। इसी प्रकार जापान को अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रखा गया। फिलिस्तीन जो था वो इंग्लैंड को दे दिया गया। इसका सामाजिक परिणाम क्या है, युद्ध ने समाज को पूरी तरीके से बदल दिया था। जन्म दर में गिरावट आई, क्योंकि लाखों युवा मारे गए थे, लगभग 8 मिलियन लोग मारे गए थे, लाखों घायल हो गए थे तथा अन्य विधवा और
अनाथ हो गए थे। ठीक है, नागरिकों ने अपनी ज़मीन खो दी और अन्य देशों की ओर प्रवास करने लगे। अब जाहिर सी बात है, जहाँ युद्ध हुआ वहाँ इतनी तहस नहस हुई है, सब कुछ बिखर गया है ना, वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक है। ठीक है, युद्ध में तो कितनी बिल्डिंग्स भी खराब हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रवास करना स्टार्ट कर दिया। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आया। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों का स्थान लिया। अब जाहिर सी बात है, विधवा हो गई हैं वो लोग, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, इतने लोग मारे गए हैं। तो जब तक वो काम नहीं करेंगी तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे होगा, उनका घर कैसे चलेगा। तो महिलाओं ने भी कारखानों में और दफ्तरों में काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुष की जगह लेने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। कई देशों में युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल था। अब दिखा रहे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। उच्च वर्गों ने समाज की अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुषों तथा महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्गठन की मांग की। अब जो देश में तितर बितर हो गया था, उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए, तो उसकी मांग कर दी। अब दोस्तों, जो वर्साई की संधि जो हुई थी ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही रिजल्ट था, परिणाम था। तो इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डालूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर ऐसे ही आगे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना मैं भी क्या बोल रही हूँ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।